72 में माधवराव की मृत्यु हो गई टीबी से, ट्यूबरक्लाइसिस, और हैदर अली ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। माधवराव की मृत्यु के पश्चात जल्द ही हैदर अली ने अपने खोए प्रदेश को प्राप्त कर लिया। After death of Madhavrao, soon Hyder Ali recovered the territories which he lost earlier. और अब हम आते हैं टीपू सुल्तान पर बातचीत करते हैं। हालांकि हैदर अली के काल में ही 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत भी हुई और 1782 में ही युद्ध के बीच में ही पोर्टोनोवा के युद्ध में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो सब हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जब करेंगे तो उस समय हम आपको बता देंगे, ये जरूरी नहीं है। अभी हम पर्सनालिटीज पर बातचीत कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनार्क ऑफ दैट टाइम, टीपू सुल्तान। इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूं। He was only one ruler of India then who considered that economic power is base of military power. उस समय वह भारत का प्रथम शासक था जो यह मानता था कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति का आधार होता है। जिसको 18वीं शताब्दी के लगभग शासक इस बात को नहीं समझ रहे थे, इस बात को टीपू सुल्तान समझता था। He was first ruler of India in 18th century who considered that economic power is base of military power. In 1787 में उसने पादशाह की उपाधि धारण की। अंडरलाइन कर दीजिएगा। इन 1787 who adopted title of पादशाह। देखिए, मुसलमानों में शिया और सुन्नी होते हैं या नहीं होते हैं?
शिया और सुन्नी है। तो जब कोई सुन्नी सॉवरेन रूलर बनेगा तो वह बादशाह की उपाधि धारण करेगा, और जब कोई शिया सॉवरेन रूलर बनेगा तो वह पादशाह की उपाधि धारण करेगा। अर्थात बादशाह और पादशाह कौन होते हैं? संप्रभु शासक, अर्थात सॉवरेन रूलर। और ये मिडिवल पीरियड चल रहा है, लगभग अंत ही हो रहा है। मध्यकाल में संप्रभु शासक का मतलब क्या है? हाँ? दो बातें संप्रभु शासक को बतलाती हैं। सिक्कों पर उसका नाम होगा, और खुतबा शुक्रवार को नमाज के पश्चात जब खुतबा पढ़ी जाएगी तो उसमें बादशाह का नाम लिया जाएगा, तो वो संप्रभु शासक होगा, सॉवरेन रूलर होगा। एंड उसने ऑटोमन खलीफा से इस बात की स्वीकृति भी ली थी। उसने ऑटोमन खलीफा से इस संबंध में क्या प्राप्त किया? सनद प्राप्त किया। He sought sanad. Sanad means orders from Ottoman खलीफ ऐसे लिख सकते हैं, या बिल्कुल शुद्ध लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये भी चलता है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध अगर लिखना चाहते हैं तो कलीफ। और हिंदी में तो शुद्धता का कोई मतलब ही नहीं है। खलीफा, कुछ का दिस का दैट लिखो, कोई मतलब नहीं है। वैसे हिंदी साहित्य के विद्वान बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, इधर का बदले उधर लग गया, मतलब जब मन होगा आप कुछ भी लगा सकते हैं। संभव हुआ तो आपातकाल भी लगा देंगे जब शासक बनेंगे तो। मतलब हिंदी भाषा जो है अत्यंत ही लचीली भाषा है। वह सभी भाषा के शब्दों को स्वीकार कर और फिर से उसका अपभ्रंश भी बना देता है, मतलब उसको बिगाड़ भी देता है। अपभ्रंश का मतलब क्या? उसको बिगाड़ देना, मतलब डिस्टॉर्ट कर देना। तो वही दिस का दैट हो जाना। तो हिंदी में कुछ भी चलता है, कोई गलत नहीं होता है। इंग्लिश में भी कुछ चलता है। देखिए भाषा शैली में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वह आपको टाइट नहीं रहना है। खैर, अब देखिए इसके विषय में जो मुख्य बात मैं बतलाना चाह रहा हूं वो ये है कि यह काफी इनोवेटिव रूलर था, मॉडर्न रूलर था।
18वीं शताब्दी में एकमात्र आधुनिक शासक कहा जाने योग्य था वह। आधुनिक शासक कहा जाने योग्य है। हालांकि जो कॉलोनियल राइटर्स हैं और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वे इसे बिगॉट कहते हैं। कट्टर, बट ऐसा है नहीं। और इसे जो है वह मॉन्स्टर भी कहते हैं। मॉन्स्टर मतलब राक्षस। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका प्रमाण क्या है? तो श्रृंगेरी मंदिर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह बतलाता है कि सैनिक गतिविधियों के कारण जब वह क्षतिग्रस्त हो गया तो श्रृंगेरी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए इसने दान दिए। और ये श्रीरंगपट्टनम में ही श्रृंगेरी मंदिर था, तो किले के अंदर ही था। उसने कभी श्रृंगेरी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया। इसका मतलब जो है उसको आप सेकुलर कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हमने कहा कि जो कॉलोनियल राइटर हैं या जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट राइटर हैं, मिलिटेंट नेशनलिस्ट समझते हैं आप? रेडिकल नेशनलिस्ट मतलब उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। तो जब टीपू सुल्तान दिन मनाया जाता है तो बीजेपी विरोध करती है ना टीपू सुल्तान का, कि क्यों मनाया जा रहा है। तो जो उस थॉट को मानते हैं उनको रेडिकल नेशनलिस्ट कहा जाता है। या जो कॉलोनियल पर्सन है उनको टीपू सुल्तान क्यों अच्छा लगेगा? टीपू सुल्तान ने उनको परेशान किया था तो उन्होंने टीपू सुल्तान को मॉन्स्टर कह दिया। आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इनफैक्ट जो हिस्टोरियन फैक्ट एंड फिगर से हैं और श्रृंगेरी मंदिर का जो साक्ष्य है वह यह सिद्ध करता है कि ही वॉज ए सेकुलर रूलर इन 18th सेंचुरी। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अब एक बात मैंने कहा कि यह इनोवेटिव था। इनोवेटिव था यह। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? बहुत ही उन्नत। और देखिए, अगर शुद्ध हिंदी कहेंगे तो इसको कहते हैं नवोन्मेषी। इनोवेशन को नवोन्मेष कहते हैं। तो राहुल भाई की तरह तो मैं उतना हिंदी का बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इनोवेटिव का ऐसे सिंपल कोई हमें टर्म नहीं मिलता है। नवोन्मेषी मतलब नई नई बातों में रुचि लेने वाला। नवोन्मेषी का क्या? नवोन्मेषी अर्थात नई बातों में रुचि लेने वाला। एक मॉडर्न लाइब्रेरी इसका हुआ करता था और उसमें विश्व की उस समय की तमाम जो विचारधारा थी उससे संबंधित पुस्तकें इसकी लाइब्रेरी में विद्यमान होती थी। और जब भी कभी इसे फुर्सत मिलता था तो वह लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई करता था।
he seeded a tree of liberty in Srirangapattanam. इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता नामक वृक्ष लगाया. He seeded a tree of liberty in his capital Srirangapattanam. अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचार से प्रभावित था. फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता व न्याय के विचार से प्रभावित था. He influenced by French slogan Liberty, Equality and Justice. वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया. वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया. जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जैकोबियन क्लब था ना, वह उसका मेंबर बन गया. ही बिकेम मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब. ही बिकेम मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब. जैकोबियन पार्टी भी थी जो क्रांति का समर्थन करती थी, और जैकोबियन क्लब भी था जो क्रांति का समर्थन करता था. वह उसका मेंबर बन गया और कहता था, आई एम नॉट मोनार्क, आई एम ए सिटीजन टीपू सुल्तान. मैं नागरिक टीपू सुल्तान हूं, मैं कोई सम्राट नहीं हूं. अर्थात सबसे पहले यह कहने वाला कि मैं भी चौकीदार हूं, टीपू सुल्तान था. चौकीदार का मतलब क्या? आई एम ए सिटीजन, मैं एक नागरिक हूं. आई एम ए सिटीजन टीपू सुल्तान. वह अपने आप को नागरिक टीपू सुल्तान कहता था. आई एम ए सिटीजन टीपू सुल्तान. अब देखिए, ये सारी बातें टीपू सुल्तान के विषय में आपको पता चल रही हैं. अब इसी इनोवेटिव जो रूलर मैंने कहा, इसका एक उदाहरण देखिए. ही एस्टैब्लिश्ड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन यूरोपियन लाइन इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड. यूरोपीय पद्धति पर उसने यूरोपीय पद्धति पर उसने यूरोपीय पद्धति पर एक आधुनिक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, ताकि विदेश व्यापार का विस्तार हो सके, विदेश व्यापार का विकास हो सके. He established a modern commercial company, या मॉडर्न कॉमर्शियल कंपनी को क्या कहेंगे? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ऑन यूरोपियन मेथड in order to promote foreign trade and commerce. और देखिए,
उसने ईरान, मिस्र, तुर्की, फ्रांस, म्यांमार जैसे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की ताकि व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके। उसने ईरान, मिस्र, तुर्की, पेगू, पेगू का नाम सुना है आप लोगों ने? पेगू म्यांमार का पुराना नाम था भाई लोगों, बर्मा का पुराना नाम था, तो बर्मा का पुराना नाम पेगू था। फ्रांस के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास के लिए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। He established diplomatic relations with Egypt, Turkey, Peru, France in order to promote commercial relations। और सबसे देखिए अंतिम में क्या काम किया इसने, इसने 22 मॉडर्न फ्लीट को डेवलप किया, उसके डिजाइन को डेवलप किया और सफलतापूर्वक कई फ्लीट को बना भी लिया। फ्लीट का मतलब समझते हैं? उसने आधुनिक जहाजों के निर्माण का डिजाइन तैयार किया और सफलतापूर्वक उसका निर्माण भी किया। उसका निर्माण कर दिया। यूरोप की कंपनियों की तर्ज पर इसने मॉडर्न शिप्स या मॉडर्न फ्लीट, he developed a design of modern ships or fleet and successfully manufactured it। सत्रह 1799 में इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके पश्चात अब लास्ट में जो हमें कंक्लूड करना था इसको पढ़ लेने के पश्चात वो ये था, एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ, चतुर्थ, 1798, 1799। जिसमें आपको यह जानना है कि जो फर्स्ट मैसूर युद्ध है, इसका इमीडिएट कॉज क्या था। तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण जो है वह है उत्तरी सरकार पर नियंत्रण। पहले भी हमने बतलाया था उत्तरी सरकार का महत्व क्या है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। कपास की उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तरी सरकार पर मैसूर ने नियंत्रण स्थापित किया और कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मराठा पेशवा और अंग्रेज सभी ने इसका विरोध किया। कर्नाटक के नवाब ने क्यों? क्योंकि उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था वह कर्नाटक का क्षेत्र था और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में ही हम लोगों ने इस बात को पढ़ा हुआ है कि कर्नाटक पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना हो गई थी और कर्नाटक के अंतर्गत ही उत्तरी सरकार का क्षेत्र आता था। बताया हुआ है कर्नाटक के नवाब, और कर्नाटक जो है वह हैदराबाद के निजाम के अधीन आता था। तो निजाम भी और जहां जहां निजाम रहेगा वहां वहां मराठा अवश्य रहेगा। मराठा और अंग्रेज, और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इसका विरोध किया। हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब से बातचीत की, पूछा क्या है तुम्हारे दिल में, क्या चाहते हो? अंग्रेजों को तुम्हें देख लूंगा, बाकी तुम अपना सोच लो, अब मुझे बता दो कि तुम हटते हो या फिर तुम पर आक्रमण किया जाए। कर्नाटक का नवाब विड्रॉ कर गया। कर्नाटक का नवाब विड्रॉ किया तो निजाम ने भी विड्रॉ कर लिया, निजाम ने विड्रॉ किया तो मराठों ने भी विड्रॉ कर लिया। तो ब्रिटिशर्स क्या हुआ, एलोन हो गए। और हैदर अली ने मद्रास के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और मद्रास पर नियंत्रण कर लिया। मद्रास क्या था? ब्रिटिश हेडक्वार्टर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सिर्फ समझना है, कोई पूछेगा नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या डिटेल रहा। यहां पर सीधे लिखना है हैदर अली ने मद्रास के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया।
पराजित कर शांति संधि के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य किया। तो शांति संधि क्या कहलाता है? मद्रास संधि। तात्कालिक कारण जो है वह मैसूर एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न सरकार विच अपोज्ड बाय नवाब ऑफ कर्नाटक, निजाम, मराठाज एंड ब्रिटिशर्स। अब देखिए, हैदर अली कूटनीतिक था। हैदर अली ने सबको ज्वाइंट नहीं होने दिया, गठबंधन को तोड़ दिया। मराठों को पूछा, भैया आपको क्या चाहिए? चौथ ना, वो मैं दे दूंगा, आप विड्रॉ कीजिए। मराठा विड्रॉ करेगा, निजाम भी विड्रॉ कर लेगा। निजाम विड्रॉ करेगा, कर्नाटक का नवाब अकेला। हैदर अली ने पूछा, अब क्या चाहते हो, बताओ दो, तुम्हारे दिल में क्या है? तो पहले अंग्रेजों को छोड़कर तुम्ही को देख लेता हूं, उसके बाद छोड़ देखता हूं, फिर अंग्रेजों को भी देख लूंगा। उसने कहा हम विड्रॉ करते हैं। ना निजाम था ना मराठे थे। मराठों को क्या चाहिए था? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाहुबली मूवी में क्या देखा? मराठों ने जब अटैक किया तो क्या करते थे? लूटपाट कर लेते थे। तो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देने का लालच दे दिया। मराठों ने विड्रॉ किया। मराठों ने विड्रॉ किया तो निजाम विड्रॉ करेगा। निजाम विड्रॉ करेगा तो कर्नाटक का नवाब अकेला पड़ गया। कर्नाटक का नवाब भी विड्रॉ कर गया। बच गए इंग्लिश। इंग्लिश को डिफीट किया और कंपेल्ड कर दिया कि संधि करो। और जो संधि हुई वो संधि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का कॉज बन जाता है। संधि यह था कि जब भी हम दोनों में से किसी पर भी कोई थर्ड पार्टी अटैक करेगा तो हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और आपने देखा कि 1764 में, 66 में, 69 में मराठों ने रेड किया, मराठों ने अटैक किया मैसूर पर, लेकिन अंग्रेजों ने सपोर्ट नहीं किया। ये कॉज था नेक्स्ट वार का। हैदर अली ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे इस बात को। बाकी मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देकर कभी भी अपने विरुद्ध कोई अलायंस नहीं बनने दिया, लोकल अलायंस। टीपू सुल्तान ने यहीं पर गलती की। लोकल अलायंस के इंपॉर्टेंस को वो नहीं समझ पाया, ठीक है ना, और यही उसकी हार का कारण बना। ये जो सेकेंड वार है, इसका जो इमीडिएट कॉज है वो माहे पर अंग्रेजों का नियंत्रण, तात्कालिक कारण। माहे पर अंग्रेजी नियंत्रण, इमीडिएट